गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। हम ये पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल में कि न्यूमेरिकल था यदि किसी पदार्थ का क्रांतिक कोण 45 डिग्री हो तो उस पदार्थ का, या ऐसे कहें तो ध्रुवण कोण को परिकलित कीजिए। ये कह रहा है कि यदि किसी पदार्थ का क्रांतिक कोण 45 डिग्री हो तो क्रांतिक कोण का ध्रुवण कोण का परिकलित कीजिए। ठीक है, तो हम इसको कैसे याद करेंगे? देखो कि दे रखा है आई ऑफ सी इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, हम पढ़ेंगे बूस्टर नियम से। बूस्टर के नियम से क्या हो जाएगा? म्यू या n21 इक्वल टू 10 आई ऑफ बी। ठीक है, हमें आई ऑफ बी का मान निकालना, तो क्या हो जाएगा? आई ऑफ बी इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू या n2 ऑफ 1, ये आएगा। अब इससे म्यू या n2 ऑफ 1 का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? क्या हो गया? म्यू या n21 इक्वल टू साइन 1 अपॉन साइन आई ऑफ सी। यही पढ़ा है। साइन आई ऑफ सी का वैल्यू कितना है हमारे पास में? 45 डिग्री है। तो म्यू या n21 इक्वल टू 1 अपॉन साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो कितना आया? म्यू या n21 इक्वल टू √2 आ गया। इसका वैल्यू हम कहां पुट कर दें? यहां पर पुट कर दें। तो आई ऑफ बी इक्वल टू 10 इनवर्स √2, और √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414। तो आई ऑफ बी इक्वल टू 10 इनवर्स 1.414। यही क्या हो गया? इसका वैल्यू हो गया। इसको हम आगे भी क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा? आई ऑफ बी इक्वल टू 54.7 डिग्री के लगभग आएगा। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 12.14 था। 12.14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्लास में इस चैप्टर के पूरे न्यूमेरिकल आंकिक क्वेश्चन से पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 12.15 क्या कह रहा है? देखो 12.15 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि किसी पारदर्शी पदार्थ की पट्टिका पर किसी पारदर्शी पदार्थ की पट्टिका पर जब आपतन कोण 60 डिग्री है, जब आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित होती है। तो परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित होती है, पूर्णतः ध्रुवित
होती है। पदार्थ का अपवर्तनांक व अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। पदार्थ का अपवर्तनांक व अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। पदार्थ का अपवर्तनांक व अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। देखो भाई, क्वेश्चन में हमें कहा है कि किसी पारदर्शी पदार्थ की पट्टिका पर जब आपतन कोण 60 डिग्री होता है तो परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित होती है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक व अपवर्तन कोण मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कैसे हल कर सकते हैं कि जब भी परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित होती है, जब भी परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित होती है तो वह आपतन कोण क्या कहलाता है? ध्रुवण कोण कहलाता है। यानी कि वह आपतन कोण का वह निश्चित मान जिस पर परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित होती है उस आपतन कोण को हम क्या कहेंगे? ध्रुवण कोण कहेंगे। क्लियर? तो आगे इसको हम लिखेंगे, दिया है सॉल्यूशन में आई ऑफ बी इक्वल टू 60 डिग्री दिया है। तो क्या हो गया? tan आई ऑफ बी इक्वल टू n 2 1 या म्यू। ठीक है, तो क्या होगा? tan 60 इक्वल टू n 2 1 या म्यू। आगे हम क्या करेंगे? tan 60 का वैल्यू पुट करेंगे और tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। तो √3 इक्वल टू n 2 1 या म्यू हो गया। जब इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास ये मान कितना आएगा? √3 का मान 1.732 रख देंगे। तो अपवर्तनांक म्यू बराबर कितना हो गया? 1.732 हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करो। हमने एक रिलेशन पढ़ा था अपवर्तन कोण, बस्टर कोण और परावर्तन कोण में, ये सॉरी आपतन कोण में। तो क्या पढ़ा था हमने कि आई और बी प्लस आर इक्वल टू 90 डिग्री, ये पढ़ा था। आई ऑफ बी प्लस आर इक्वल टू 90 डिग्री। हमें किसका मान चाहिए? अपवर्तन कोण का मान चाहिए। तो आर इक्वल टू क्या आएगा? 90 डिग्री माइनस आई ऑफ बी। तो आर इक्वल टू क्या हो गया? 90 माइनस आई ऑफ बी का मान कितना है? 60 डिग्री। तो आर इक्वल टू कितना हो गया? 30 डिग्री। यानी कि जो अपवर्तन कोण होगा उस अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? 30 डिग्री होगा। कितना होगा? 30 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12.16 क्या कहता है कि जब सूर्य का प्रकाश पानी की सतह से क्वेश्चन में आपको ऐसे बोल ही रहा हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश पानी की सतह से 37 डिग्री कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित प्राप्त होता है। पानी का अपवर्तनांक व अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। जब सूर्य का प्रकाश उसकी सतह से कितना बन रहा है? 37 डिग्री बन रहा है। जैसे मान लो ये पानी की सतह है, ये क्या हो गया? अभिलंब हो गया। ये क्या है? सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अब ये इसकी सतह के साथ में 37 डिग्री कोण अंतरित करता है तो ये अभिलंब है। तो इसके साथ में कितना बनाएगा? भाई ये 90 हो गया, तो ये हो गया 90 माइनस
37 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो कितना आएगा 53 डिग्री। यानी कि उसमें जब वो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा तो ध्रुवण कोण का मान कितना होगा? 53 डिग्री होगा। फिर कह रहा है क्वेश्चन कि अपवर्तनांक व अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। वही पहले वाला क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया? tan I of B इक्वल टू म्यू। I of B का वैल्यू पुट करेंगे 53 डिग्री, तो tan 53 डिग्री इक्वल टू म्यू। इसका मान कितना हो गया? 4/3। कितना हो गया? 4/3। तो क्या हुआ? 4/3 इक्वल टू म्यू। इसको हल करेंगे तो ये आएगा 1.33 इक्वल टू म्यू। यानी कि उस पानी का जो अपवर्तनांक होगा वो 1.33 के लगभग होगा, बराबर होगा। अब हम निकालेंगे अपवर्तन कोण का मान। तो क्या हो गया? आई ऑफ बी प्लस आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो आर बराबर 90 माइनस आई ऑफ बी, तो आर बराबर 90 माइनस आई ऑफ बी का मान कितना है? 53 डिग्री। तो कितना आएगा? आर बराबर 37 डिग्री। यानी कि जो अपवर्तन कोण होगा उस अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? 37 डिग्री होगा। ये तो क्या हो गया? अपवर्तनांक हो गया। और ये क्या हो गया? अपवर्तन कोण हो गया। यानी कि अपवर्तनांक और अपवर्तन कोण दोनों क्या होंगे? प्राप्त हो गए। अपवर्तनांक का मान कितना आ गया? 1.33 आ गया। और अपवर्तन कोण का मान कितना आ गया? 37 डिग्री आ गया, 37 डिग्री आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो पोलराइड इस प्रकार अभिविन्यासित हैं कि उनके तल आपतित प्रकाश के लंबवत हैं और इनके संचरण के तल परस्पर 30 डिग्री पर हैं। तो आपतित ध्रुवित प्रकाश का पारगमित होने वाला अंश कितना होगा? ये कह रहा है कि 17 उदाहरण है। दो पोलराइड परस्पर इस प्रकार अभिविन्यासित हैं कि इनके तल परस्पर लंबवत हैं तथा संचरण के तल तथा संचरण के तल 30 डिग्री पर है। तो इनके संचरण अक्ष, या ऐसे कहें तो आपतित अध्रुवित प्रकाश का, तो आपतित ध्रुवित प्रकाश का कितना अंश पारगमित होगा? कितना अंश पारगमित होगा? अब इसमें ये देखें कि जब दोनों के परस्पर संचरण के अक्ष 30 डिग्री पर होंगे, कि जब दोनों के परस्पर संचरण 30 डिग्री पर होंगे तो जो आई नोट का मान होगा वो कितना होगा? कोस 30 का मान होगा 1/2 होगा। ठीक है, तो 1/2 यानी कि उसका जो मान हो कितना आएगा? परस्पर क्या है? लंबवत भी है। तो लंबवत में क्या होगा? आई नोट का मान किसके बराबर होगा? आई नोट का मान आई नोट बाई 2 के बराबर होगा। तो क्या बन गया? आई डैश इक्वल टू
आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें आई नॉट का थीटा का मान हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो आई नॉट और थीटा का मान जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो मान आएगा वो कितना आएगा, आई डैश बराबर आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 30 का हो गया अंडर रूट 2। तो इसको भी क्या लग जाएगा, ये भी थीटा स्क्वायर हो गया। तो क्या बन गया हमारे पास में, जब इसको हमने पहले इसमें रखेंगे 30, तो क्या हो गया आई डैश इक्वल टू आई नॉट बाई 2, इसका मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 बाई 2 का होल ट्वाइस। तो कितना हो गया ये, आई डैश बराबर आई नॉट गुणा 3 बाई 4 इंटू 2। तो आई डैश इक्वल टू 3 आई नॉट अपॉन 8। तो क्या हो गया आई डैश अपॉन आई नॉट, इसका वैल्यू हो गया 3 बाई 8। ठीक है, इससे हम परसेंट भी ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ध्रुवक और विश्लेषक, एक ध्रुवक व विश्लेषक के एक्स एक दूसरे के समांतर हैं। एक ध्रुवक व विश्लेषक के अक्ष एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, तो निर्गत तीव्रता आई नॉट प्राप्त होती है। तो निर्गत तीव्रता आई नॉट प्राप्त होती है यदि विश्लेषक को 45 डिग्री से घुमा दिया जाए तो निर्गत तीव्रता का मान ज्ञात हो कीजिए। यदि विश्लेषक को 45 डिग्री पर घुमा दिया जाए तो निर्गत तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। क्या होगा, देखो भाई, निर्गत तीव्रता का मान कितना होगा, क्या हो गया, आई बराबर आई नॉट, मेलस का नियम लगाएंगे इसमें, मेलस के नियम से क्या हो गया, आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, तो आई बराबर आई नॉट गुणा कॉस स्क्वायर 45। अब कॉस 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे, आई बराबर आई नॉट मल्टीप्लाई 1/√2 का होल ट्वाइस। तो आई बराबर आई नॉट बाई 2। यानी कि ये हुआ कि जब उस विश्लेषक को हम 45 डिग्री पर कोण पर घुमाते हैं तो इस स्थिति में हमारे पास जो तीव्रता प्राप्त होती है वो आई नॉट की क्या होती है, 1/2 गुनी प्राप्त होती है। क्लियर, ये आपके इसमें जो एग्जाम्पल थे वो कंप्लीट हुए। अब देखो आप इसमें आंकिक क्वेश्चन, आंकिक प्रश्न देखो, पहला है क्वेश्चन नंबर 1 और सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक ही आवृत्ति के दो तरंगों का आयाम 2:1 में है, व्यतिक्रम क्षेत्र में कंपनों के महत्तम व न्यूनतम आयामों तथा तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही आवृत्ति के दो तरंगों का आयाम
दो तरंगों का आयाम 2:1 है। व्यतिकरण क्षेत्र में व्यतिकरण क्षेत्र में कंपनों के महत्तम व न्यूनतम आयामों का व्यतिकरण क्षेत्र में कंपनों के महत्तम व न्यूनतम आयामों व तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमने यंग YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने ये पढ़ रखा है। पहला पॉइंट, पहले हम आयामों को हल करते हैं। इसमें स्मॉल a1 बटे स्मॉल a2 बराबर दे रखा है 2/1, ये दे रखा है। अब ये पूरा अधिकतम आयाम और न्यूनतम आयाम का मान पूछ रहा है हमारे से। तो अधिकतम आयाम और न्यूनतम आयाम का मान हम कैसे इसमें ज्ञात करेंगे? हमने क्या पढ़ रखा है? ए मैक्सिमम, या जो परिणामी आयाम हमने निकाल रखा था उसके अकॉर्डिंग जब भी समपोषी व्यतिकरण होगा तो उसमें कालांतर का मान 0 या पाई का समगुणज होगा, और जब भी विनाशी व्यतिकरण होगा, इसने कहा है कि महत्तम व न्यूनतम आयामों का व तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो हमने क्या पढ़ रखा है? हमने पढ़ रखा है महत्तम आयाम समपोषी व्यतिकरण। तो क्या हो गया? ए बराबर अंडर रूट ए मैक्सिमम कर दूंगा इसको मैं, अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। हमने पढ़ रखा है। देखो phi का मान तो रखेंगे हम 0। तो क्या हो गया? a मैक्सिमम इक्वल्स टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 का अंडर रूट, यही आएगा। तो क्या हो गया? a मैक्सिमम इक्वल्स टू a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो a मैक्सिमम इक्वल्स टू a1 प्लस a2 हमने पढ़ रखा है। मिनिमम में क्या होगा? इन दोनों के मुझे माइनस लग जाएगा। तो हम अब इसमें सीधा सीधा ये लिख दो, इसमें a1 अपॉन a2 इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1। ठीक है। महत्तम आयाम बराबर हो गया a मैक्सिमम बराबर a1 प्लस a2। समीकरण नंबर 1। न्यूनतम आयाम a मिनिमम इक्वल्स टू a1 माइनस a2। समीकरण नंबर 2। इनका अनुपात निकालना है। तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 डिवाइड बाई समीकरण नंबर 2। तो a मैक्सिमम डिवाइड बाई a मिनिमम इक्वल्स टू a1 प्लस a2 डिवाइड बाई a1 माइनस a2। तो a मैक्सिमम अपॉन a मिनिमम इक्वल्स टू 2 प्लस 1 बटे 2 माइनस 1। तो a मैक्सिमम बटे a मिनिमम इक्वल टू 3 बटे 1। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उन व्यतिकरण क्षेत्र में उन तरंगों का जो महत्तम और न्यूनतम आयाम होंगे उनका अनुपात 3:1 होगा।
उनका अनुपात कितना होगा? 3:1 होगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि उनकी तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? उनकी तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? हमने पढ़ रखा है कि I मैक्सिमम महत्तम के लिए क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I2 cos फाइ का मान 0। तो क्या हो गया? I मैक्सिमम बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I2। तो क्या बन गए? I मैक्सिमम इक्वल्स टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल ट्वाइस, ये बनेगा। और इसको मैंने समीकरण नंबर 3 दे दिया। फिर लिखेंगे I मिनिमम बराबर कितना हो गया? सीधा लिख देता हूं अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल ट्वाइस। ठीक है। अब इसमें हमने क्या पढ़ रखा है? हमने ये पढ़ रखा है कि जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो समीकरण 4 को समीकरण 3 को डिवाइडेशन करेंगे तो क्या होगा? I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इक्वल्स टू, ये तो क्या हो गया? A1 प्लस ये A2 का होल स्क्वायर और ये हो गया A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया? I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इक्वल्स टू 3/1 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास में I मैक्सिमम बटे I मिनिमम इक्वल्स टू 9/1। यानी कि उनकी महत्तम और न्यूनतम जो तीव्रताएं होंगी उन तीव्रताओं का जो मान होगा वो कितना होगा? 9/1 होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है जो हमने ये तरीके से इस तरीके से क्वेश्चन किया है ठीक उसी तरीके से क्या होगा? उससे अगला क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, दो छिद्रों की मध्य दूरी ज्ञात कीजिए जो 1 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर 1 mm चौड़ाई की फ्रिंज बनाते हैं जब प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या हो? 5000 एंगस्ट्रॉम हो। क्वेश्चन नंबर 3 है। दोनों क्वेश्चन एक समान के हैं, पहला और दूसरा। तो मैंने दूसरा क्वेश्चन नहीं करवाया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि डी का मान दे रखा है 1 मीटर, बीटा का मान दे रखा है 1 मिलीमीटर। तो ये हो गया 1 × 10⁻³ मीटर। और लैम्बडा का मान दे रखा है इसने 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 एंगस्ट्रॉम तो 5000 × 10⁻10 मीटर। पूछ क्या रहा है? स्मॉल डी का मान पूछ रहा है, छिद्रों के मध्य की दूरी पूछ रहा है। तो हमने पढ़ रखा है बीटा बराबर लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो स्मॉल डी बराबर लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन बीटा। तो स्मॉल डी बराबर लैम्बडा का मान 5 × 10⁻⁷, डी का मान 1/1 × 10⁻³ तो डी बराबर 5 × 10⁻⁴ मीटर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो मध्य दूरी कितनी होगी? स्मॉल डी बराबर 0.5 mm होगी, 0.5 मिलीमीटर होगी। किनकी? उन छिद्रों के मध्य की दूरी। ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आगे क्लास में हम अगले क्वेश्चन करवाएंगे। धन्यवाद।